हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 4 के बारे में। और ये हमारे दोस्तों हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं 10 प्रश्नों के बारे में हम इस सीरीज में बात करते हैं। और उस प्रश्न से संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये सीरीज आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों तथा आगामी समय में जो उत्तराखंड पुलिस और पटवारी की भर्ती आने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। और इस सीरीज में दोस्तों फिलहाल जो प्रश्न चल रहे हैं वो चल रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स। तो अभी तक हम 3 पार्ट दे चुके हैं। आज इस सीरीज का हमारा एक चौथा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 4। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं? य, र, ल, व, पैप है या वैप है? तो दंतोष्ठ ध्वनियां दोस्तों हैं क्या? व और फ। अब आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि कुछ चीजें हमारी कंठ से उच्चारित होती हैं तो उसे हम कंठी कहते हैं। कुछ तालवी से उच्चारित होते हैं, मतलब तालु वाले भाग से उच्चारित होते हैं तो उसे तालवी बोलते हैं। कुछ मूर्धन्य मूर्धा से उच्चारित होते हैं तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। कुछ दांतों से बोले जाते हैं तो उसे दंते बोलते हैं। कुछ होंठों से बोले जाते हैं तो उसे ओष्ठ बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया दंतोष्ठ ध्वनियां। तो दंतोष्ठ ध्वनियां होती क्या है? सबसे पहली बात यह है दोस्तों, ऐसी ध्वनियां जो कि दांत के साथ साथ होंठों से भी जिनका उच्चारण होता है वह हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां होती हैं। आप बोल के देखिए दोस्तों, व और फ, दांत भी होंठों में लग रहे हैं और दांत के साथ साथ होंठों से भी इसका उच्चारण हो रहा है। इसी कारण हमारा दंतोष्ठ ध्वनियां हो जाएंगी व और फ। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ऊपर वाला दांत और नीचे वाले होंठ से इनका उच्चारण होता है। आप बोलिए देखिए, व, जो ऊपर के आपके दांत है ना वो नीचे जीभ में टच करेंगे, व और फ। सिर्फ दो ही ध्वनियां ऐसी है दोस्तों, व और फ, जो कि क्या है? दंतोष्ठ ध्वनियां है। ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है। इसी प्रकार से कुछ ध्वनियों का उच्चारण दोस्तों हमारे कंठ से होता है तो उसकी ट्रिक तो आप याद कर लीजिएगा। जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है दोस्तों हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ठीक है, अब इनको 5 ग्रुपों में बांटा जाता है, के, टी, एम, डी, ओ। ठीक है, इसमें आता है कै, ख, ग, घ, ङ। तो कै, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण कहां से होता है? ये होता है कंठ से। उसके बाद में आता है तालु से किस किस का उच्चारण होता है? च, छ, ज, झ, य। इनका तालव्य होता है। मूर्धन्य से किस किस का होता है दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका मूर्धन्य रहता है। ऐसे दंत से किसका उच्चारण होता है? त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ यानी कि होंठ से किसका उच्चारण होता है? प, फ, ब, भ, म। और उसके बाद में दंतोष्ठ हमारी कौन सी हो जाएंगी? व और फ हमारी क्या होती है? दंतोष्ठ ध्वनियां होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और ध्वनिया आप याद रखिएगा, क्या? वत्स्य ध्वनियां। वत्स्य ध्वनियां। अब ये वत्स्य ध्वनियां क्या होती हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण दांत के साथ साथ मसूड़ों से या फिर आप कह सकते हैं दंत मूल से होता है, वह हमारी क्या होती है? वत्स्य ध्वनियां मानी जाती हैं। तो वत्स्य ध्वनियां भी आपको जरूर याद रखना है। अब वत्स्य ध्वनियां कौन कौन सी देखिए दोस्तों, स, र, ल, न और जय। ये क्या होती है हमारी? यह वत्स्य ध्वनियों के अंतर्गत आती है। स, र, ल, न और जय, ये भी हमारी वत्स्य ध्वनियों के अंतर्गत माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो व है ना, अब फ, जो प, फ, ब, भ, में, ये ओष्ठ में भी आता है और दंतोष्ठ में भी आता है। ये कुछ हमारे अन्य एडिशनल पॉइंट होते हैं जो कि आपको याद करने रहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हमारे अन्य पॉइंट भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि है को क्या बोला जाता है? है को स्वर तंत्री या काकल्य भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है या स्वर तंत्री वर्ण कौन सा है या अलिजीवी वर्ण कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वर्णमाला का पोर्शन है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, और खासकर वत्स्य और दंतोष्ठ आपको जरूर याद रखना है। वत्स्य और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जाएंगे व और फ, सिर्फ 2 होते हैं दंतोष्ठ। और वत्स्य पूछेगा तो स, र, ल, ऐसे करके याद करिएगा आप, स, र, ल। ठीक है, या आप इसको न, स, ल करके भी याद कर सकते हैं, नस्ल। तो स, र, ल, न और जय इसके साथ साथ में ये हमारे वत्स्य होते हैं। बाकी वो केटीएम डी ओ वाला तो आपको याद होगा कि आपको मेनली व्यंजन याद होनी चाहिए दोस्तों, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इसी के हिसाब से हमारे 5-5 का पेयर में आप डिवाइड कीजिएगा। केटीएम 2 कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ये चीजें आपने बुक में दोस्तों इससे पहले भी पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, जिसमें से य का उच्चारण दोस्तों तालवी से होता है। याद रखना है आपको, अंतस्थ में य का उच्चारण तालवी से होता है, र का उच्चारण दोस्तों मूर्धन्य से होता है, ल का उच्चारण दोस्तों इसमें दंती से होता है और व का उच्चारण दोस्तों हमारा दंतोष्ठ से होता है। ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करने
हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करके बता दी है। और अब यहीं से एक दो फैक्ट और आते हैं दोस्तों, हमारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अब इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन हमारे दोस्तों य और व हैं, ठीक है, याद रखना आपको, य और व को दोस्तों क्या कहा जाता है? अर्धस्वर या यण स्वर भी कहा जाता है। य और व को अर्धस्वर या यण स्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से रै को क्या कहा जाता है दोस्तों? रै को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, और लय को दोस्तों पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। इसी के प्रकार से हमारे एक और फैक्ट आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सॉरी, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है दोस्तों संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजनों की संख्या। कौन कौन सी? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है और है। ये भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये तालव्य से होता है, ये मूर्धन्य से होता है, ये दंत्य से होता है और ये होता है कोई स्वरतंत्री, काकल्य या अलिजीवी भी कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको फिलहाल यहाँ से मोटे मोटे दोस्तों याद रखने हैं। अब इसी प्रकार से 1 से 2 फैक्ट हमारे यहाँ पे और आ जाते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहते हैं। जैसे कि कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है दोस्तों क्या? ध्वनि। उसी प्रकार से भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है पूछा जाएगा, तो लिखित इकाई हो जाएगी वर्ण। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और नॉर्मली पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या अंग कौन सा है, तो भी हमारा दोस्तों वर्ण ही आएगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी सार्थक इकाई भी पूछेगा दोस्तों, तो वर्ण या ध्वनि, जो भी ऑप्शन में होगा आप कुछ भी मार सकते हैं। वैसे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी ध्वनि को ही मानी जाता है। और ध्वनि जब मौखिक रूप में ध्वनि होती है तो इसे ध्वनि कहा जाता है। जब इसी ध्वनि को हम लिखते हैं, लिखित रूप में लिखते हैं, तो इसे वर्ण कहा जाता है। तो नॉर्मली भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? वो वर्ण और ध्वनि दोनों ही है, ठीक है। ये 4 फैक्ट भी आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। बाकी सभी चीजें दोस्तों आपको बताई होंगी, जो मोटी मोटी चीजें होती है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार दोस्तों पहले पूछे गए हैं। जैसे दूरसंचार विभाग का पेपर हुआ था एक बार, यूके ट्रिपल के द्वारा कराया गया था, तो वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 11। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 13, और लेखन के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 11। इसी प्रकार से दोस्तों लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 39, और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों क्या? 33, ठीक है। ये है लेखन के आधार पर, ये है उच्चारण के आधार पर, ये है स्वर, और ये है दोस्तों यहाँ पे व्यंजन। अब यहीं से आपका एक प्रश्न आता है कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर कुल वर्ण हो जाते हैं दोस्तों हमारे 52, 13 और 39 52। और वहीं उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाती है दोस्तों क्या? 44। ये फैक्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हैं, ठीक है। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है आपका प्रश्न। अब किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे दोस्तों कि कुल वर्णों की संख्या 57 है, कुल वर्णों की संख्या 49 है। तो ये फिर हमारा अलग अलग रिकॉर्ड होता है, हमें मेनली जो ऑथराइज्ड रिकॉर्ड है वो पढ़ना होता है। कुछ लोग इसमें आगत स्वर जोड़ देते हैं, कुछ द्विगुण वाले भी जोड़ देते हैं, इस वजह से वो 57 61 तक उनका आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन ऑफिशियली आपको याद रखना है कि लेखन के आधार पर कुल वर्ण होते हैं 52, और उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण होते हैं हमारे क्या? 44। और वह और फै दोस्तों हमारी क्या है? दंतोष्ट ध्वनियां है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है। दूसरा प्रश्न है ये दोस्तों, जो क्वेश्चन है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्रिया का सही भेद कौन सा है, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रिया के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं हमारे क्या? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहली बात आती है कि दोस्तों क्रिया होता क्या है? तो क्रिया आप लोगों को सभी को पता है कि किसी कार्य का करना या होना हमारी क्रिया कहलाती है। जैसे आप कुछ भी करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप पढ़ते हैं, आप दौड़ते हैं, आप भागते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी क्या आती है? एक हिसाब से क्रिया के अंतर्गत आती है। यानी कि जहाँ पर हमें किसी कार्य का होना या करने का अनुभव होता है, या कार्य का करना या होना दिखाया जाता है, वो हमारी क्रिया कहलाती है, ठीक है। और क्रिया का मूल रूप या मूल अंश क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल अंश या मूल रूप दोस्तों धातु कहलाता है। जैसे कि सपोज दैट आपने कहा चलना, ठीक है, तो चलना हमारी क्रिया है, इसमें धातु क्या हो जाएगी? इसमें चल धातु हो जाएगी, और चल धातु में ना प्रत्यय लगा के चलना हो जाएगा। इसी प्रकार से दौड़ना, पढ़ना, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अब क्रिया मुख्यतः दोस्तों हमारी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की क्या होती है दोस्तों? कि जिस क्रिया में हमें कर्म के होने या कर्म किए जाने की संभावना व्यक्त होती है, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि इसमें ऐसा लगता है कि कर्म हुआ है, जैसे कि राम फल खाता है, राम क्या कर रहा है? फल खा रहा है, तो वो कर्म कर रहा है। सीता गीत गाती है, सीता गीत गा रही है, यानी कि वो कर्म कर रही है। यानी कि जहां पर हमें कर्म करने का बोध होता है, वो हमारी होती है क्या दोस्तों? सकर्मक क्रिया। अब इसी के साथ हमारा क्या होता है? एक अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जहां पर हमें कर्म का बोध नहीं होता है। यानी कि अकर्मक क्रिया के लिए हमें कर्म का बोध नहीं होता है, और इसका जो प्रभाव होता है वह फलकर्ता पर पड़ता है। जैसे कि अकर्मक क्रिया में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? कि श्याम रोता है, रोना यानी कि वो रो रहा है, वो कोई कार्य, मतलब ये इसमें कर्म का अभाव है। जहां पे हमारा कर्म प्रेजेंट होगा वो सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पर हमारा कर्म का अभाव होता है वो हमारी दोस्तों क्या हो जाती है? फिर अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कि रोना अकर्मक क्रिया है, नॉर्मली हंसना भी हमारा क्या होती है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का एक सबसे सटीक
दोस्तों एक तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या और किसको प्रश्न करने होते हैं। अगर आपको क्या और किसको प्रश्न का अंतर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यह क्रिया सकर्मक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम फल खाता है, अब आपने कहा राम क्या खाता है, राम फल खाता है, तो क्या और किसको का आंसर आ जाता है। ठीक है, राम क्या खाता है, राम फल खाता है। अब मैंने कहा श्याम रोता है, अब प्रश्न मैंने पूछा श्याम क्या करता है, श्याम रोता है आ गया, मतलब क्या करता है एग्जैक्टली वो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या और किसको करके आप सकर्मक अकर्मक का प्रयोग भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों काफी लंबा टॉपिक है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप नॉर्मली ये याद रखिएगा कि क्रिया का मूल अंश मूलांश या मूल रूप धातु कहलाता है, और इसी धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद हमारा क्या बनती है, क्रिया बनती है। और मूलतः जो ये धातु होते हैं, धातु भी दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि क्रिया के सही भेद दो हैं, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। जहां पर क्रिया के होने का बोध पाया जाता है या कर्म होने का बोध पाया जाता है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। क्या और किसको प्रश्न पूछ के हम इसका आंसर पता लगा सकते हैं। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जहां पर कर्म का नहीं, मतलब कर्म का होना नहीं पाया जाता है, वो हमारा अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे कि बालक रोता है। ठीक है, अब इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं बालक क्या रोता है, बालक रोता है, क्या रोता है, क्या और किसको का आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने बोला कि मोहन गीत गाता है, मोहन क्या गाता है, मोहन गीत गाता है, तो वहां पे हमारी वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये कुछ अदर पार्ट है, इसको बारे में हम कभी बाद में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि भघेली किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, अब आप लोगों को बताइए होगा दोस्तों कि हमारी टोटल कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, जिसमें से बघेली किस उपभाषा की बोली पूछी गई है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है दोस्तों क्या, बघेली। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों हमारी क्या आती है, 3 बोलियां आती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी होती हैं, ए, बी और सी, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो उपभाषाएं हैं, मतलब ये तीनों जो बोलियां हैं, कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां होती है दोस्तों, मतलब कितनी बोलियां होती है, तो पश्चिमी हिंदी की हमारी 5 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी, कब कब है, के बी एच, यानी कि क्या दोस्तों, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, खड़ी बोली कोई कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की है। इसी प्रकार से राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां होती है दोस्तों, मेवाड़ी, मेरवाड़ी, जयमार और मालवाड़ी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे बिहारी हिंदी की हमारी मुख्यतः 3 बोलियां होती है, एमएमबी यानी कि मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की दोस्तों कुल हमारी 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है दोस्तों, हमारी 18 बोलियां आती है। आप किताबों में ये रिकॉर्ड आपको दोस्तों 17 के फॉर्म में भी मिलेगा, लेकिन वह रिकॉर्ड अभी वर्तमान समय में चेंज हो चुका है। ठीक है, अगला हमारी पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 हमारी बोलियां आती है दोस्तों, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। तो कोई भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी का, बिहारी हिंदी का या फिर पहाड़ी हिंदी का। ठीक है, पूर्वी हिंदी की 3 है, एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की दोस्तों 5 है, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक है, ऐसे ही राजस्थानी हिंदी की हमारी 4 उपबोलियां हैं। ये कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, इसी प्रकार से बिहारी हिंदी की हमारी 3 उपबोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी की हमारी 3 उपबोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तमाल, हई, जम्बुक या फिर वायस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची है क्या दोस्तों, हई। ठीक है, इसी के साथ साथ घोड़े के कुछ अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे कि क्या, अश्व, तुरंग, हई, घोटक। घोटक भी दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाजी और सैंधव, ये भी हमारे क्या होते हैं, कुछ घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जरूर तैयार करके जाने हैं दोस्तों, कि रेलगाड़ी को क्या कहते हैं, लौहपथ गामिनी, इस प्रकार के प्रश्न। ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं, परिणामित्र। तो इस प्रकार के प्रश्न यूके ट्रिपल पूछ रहा है बैक टू बैक। तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पासपोर्ट को कहते हैं क्या, पारपत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, पारपत्र, या कहीं कहीं आपको परिपत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह जो प्रश्न है यह अनुवाद वाले टॉपिक से यूके ट्रिपल के द्वारा पूछा गया, जो आपको एडिशनली नीचे हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट लेखन वाले टॉपिक दिए गए दोस्तों, वहां से यह प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाले होते हैं, वो भी आपको दोस्तों थोड़े बहुत देखते हुए जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पासपोर्ट का हिंदी में कहते हैं इसे पारपत्र। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, मतवाला, सरस्वती, कल्पना या प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा मतवाला पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा मतवाला के साथ साथ दोस्तों कुछ अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया गया था, जैसे कि समन्वय, मतवाला हो गया, समन्वय हो गया, और सुधा, मतवाला, समन्वय और
सुधा। इन मुख्यतः 3 पत्रिकाओं का संपादन दोस्तों किसके द्वारा? निराला जी के द्वारा ही किया गया था। और इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। इन्हें छायावाद का महेश, दारागंज का संत, दीनों का मसीहा, बसंत के कवि, प्रसिद्ध छायावादी कवि, सारस्वत पुत्र, ओज व जागरण के कवि, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक, दैदप्तिमान सूर्य और सूर्य कुमार या आधुनिक काल का गोरखनाथ, छायावाद के कठिन काव्य का प्रेत, आधुनिक काल के कवि आदि नामों से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही जाना जाता है, जिनका जन्म 21 फरवरी 1899 को दोस्तों कहीं कहीं आपको ये 96 भी देखने को मिलेगा, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हुआ था। बंगाल के महिसादल रियासत के अंतर्गत इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। ठीक है, इनके कुछ अन्य प्रसिद्ध छायावादी रचनाएं थी दोस्तों जो कि एग्जाम में पहले पूछी गई है, जैसे कि अनामिका हो गया, परिमल हो गया, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास हो गया, पंचवटी प्रसंग, कुकुरमुत्ता नामक रचना भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ बादल राग नामक जो कविता थी दोस्तों, जिसके 6 भाग माने जाते हैं, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी। अप्सरा नामक जो कहानी है, तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी। इसी के साथ साथ जूही की कली इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। इसी के साथ साथ इन्होंने समन्वयी, मतवाला, सुधा और गंगा पुस्तक माला आदि पत्रों का संपादन भी किया था। इतने पॉइंट आपको फिलहाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से याद रखने हैं। इन्हें ओज व जनजागरण के कवि के रूप में भी जाना जाता है और इनकी रचनाओं में अधिकतर हमें खड़ी बोली या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इन्हीं के ऊपर 1976 में दोस्तों डाक टिकट भी जारी किया गया था और इन्हीं को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक नाम से भी जाना जाता है। बाकी काफी सारे फैक्टर दोस्तों इनके बारे में बताने के लिए जो कि आपको कभी बाद में बताए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मतवाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश या निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो किसी भी विचाराधीन पत्र, कोई भी विचाराधीन पत्र है या प्रकरण है, उसको निपटाने के लिए उस पर अपनी राय लिखना, मंतव्य लिखना अथवा आदेश या निर्देश दिया जाने को दोस्तों क्या कहते हैं? टिप्पण लेखन कहते हैं। टिप्पण लेखन। और टिप्पण लेखन से 3 से 4 बार दोस्तों यूके ट्रिपल प्रश्न पूछ चुका है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा कि टिप्पण लेखन होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कार्यालय में जो भी कुछ सुझाव होते हैं या संकेत होते हैं या निर्देश होते हैं या कोई भी तथ्य या सूचना जिस पत्र पर लिखी जाती है उसे हम टिप्पणी कहते हैं। जैसे सपोज दैट डिपार्टमेंट में कोई पत्र आया दोस्तों, तो उस पत्र को क्या होता है कि नीचे स्तर तक, लिपिक स्तर से लेकर के ऊपर हाई ऑफिसर तक वो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि उस पत्र पर क्या कार्रवाई करी, तो हर ऑफिसर अपने अपने स्टेप पर उसमें कुछ ना कुछ टिप्पणी लिखते हुए जाता है। जैसे कि आप सपोज दैट दोस्तों छुट्टी लेने भी जाते हैं ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कल के दिन जाएंगे या तो आप छुट्टी लेने भी जाएंगे, तो आप अपने हेड ऑफिस से पहले एक एप्लीकेशन में सिग्नेचर कराएंगे, यानी कि वो कहेंगे हाँ मंजूरी दी जाती है या आदेश निर्गत किया जाता है इस प्रकार से। तो हमारा क्या होता है, मेनली टिप्पणी लेखन होता है। यानी कि पत्र पर, जो भी पत्र है, कोई भी विचाराधीन पत्र है, उसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए उस पर जो कमेंट किया जाता है, जो टिप्पणी लिखी जाती है अधिकारियों के द्वारा, वही हमारा क्या होता है, टिप्पण लेखन के अंतर्गत आता है। वही दोस्तों प्रश्न भी यहाँ पे कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो भी राय लिखी जाती है, मंतव्य लिखा जाता है अथवा आदेश या निर्देश दिया जाता है, उसी को टिप्पण कहते हैं। या जो भी हमारा नॉर्मली विचाराधीन पत्र होता है, उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश, सुझाव, संकेत, निर्देश, सूचनाएं आदि लिखी जाती है, वो हमारा टिप्पणी कहलाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया टिप्पण दोस्तों क्या कहलाता है? पीनट कहलाता है। क्या? पीनट। ये भी आपको याद रखना है, पीनट। ठीक है, बाकी दोस्तों विज्ञप्ति क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है, तो वही विज्ञप्ति का एक कॉलम अखबार में भी ऐसे छापा जाता है, इसमें ऊपर विज्ञप्ति लिखी जाती है, फिर नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है कि उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इतने पदों पर ऐसे विज्ञप्ति निकाली जाती है। आप लोगों ने अधिकतर दोस्तों होमगार्ड का फॉर्म देखा होगा। होमगार्ड का फॉर्म जब भी आता है ना, वो न्यूज़पेपर में उसकी विज्ञप्ति आती है। ठीक है, तो वहां पर आप वो विज्ञप्ति के रूप में उसे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी निविदा या प्रतिवेदन के बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारा एक अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए क्या ना, आपकी व्याकरण थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, आपको वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कैसे कैसे सेंटेंस जाएंगे। देखिए, इसका अशुद्ध वाक्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सबसे पहली बात। अब प्रश्न क्या है? वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। अब देखिए, बहुत से पशु और पक्षी आ गया, उड़ते और चढ़ते हुए, तो ये कहीं ना कहीं वाक्य गलत हो गया। अगर यहां पर ये वाक्य होता कि वहां बहुत से पशु चढ़ते हुए तथा पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, तो ये हमारा वाक्य क्या होता है? फिर शुद्ध वाक्य होता है। ठीक है, तो ये अशुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चलते हुए दिखाई दिए, यह शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? वहां बहुत से पशु
चढ़ते हुए और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। बाकी ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो देश भर में यह बात फैल गई, ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है दोस्तों। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। और न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी हमारा दोस्तों क्या है, एक प्रकार से शुद्ध वाक्य है। आगे बात करते हैं 90वें प्रश्न के ऊपर दोस्तों, कि मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। अब देखिए मनोहर श्याम जोशी दोस्तों यूके ट्रिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट एक कवि या राइटर है, क्योंकि यूके ट्रिपल हर दूसरे एग्जाम में भाई मनोहर श्याम जोशी जी से प्रश्न बना देता है। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, गद्यकार या पटकथा लेखक थे। इन्हें दोस्तों हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकारों में से भी एक माना जाता है, ठीक है। अब इनका जन्म आपको बताइए 1935 में अल्मोड़ा, मतलब अजमेर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मूल रूप से इनका संबंध अल्मोड़ा से माना जाता है, ठीक है। और अब इनकी एक प्रसिद्ध कहानी थी दोस्तों क्या, सिल्वर वेडिंग। तो पहले प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार कौन है, तो वह है दोस्तों कौन, मनोहर श्याम जोशी जी, जिन्हें हिंदी धारावाहिक का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों क्या, हिंदी धारावाहिक का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, मनोहर श्याम जोशी जी को ही कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी क्या, सिल्वर वेडिंग, जो कि आपने दोस्तों 11th-12th क्लास में भी पढ़ी होगी। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे पूछा गया, तो यशोधर बाबू जी इस कहानी के प्रमुख पात्र थे। अब इस कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिल्वर वेडिंग नामी की एक कहानी होती है। यशोधर बाबू जो होते हैं वह पुराने जमाने के आदमी होते हैं, पुराने ख्यालातों के आदमी होते हैं। इनके पत्नी और इनके बच्चे नए ख्यालात के आदमी होते हैं। ये मतलब इनकी अपने पत्नी बच्चों से ऐसे कुछ मिलती नहीं है। ये नॉर्मली ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं और आधुनिकता का विरोध करते हैं, ठीक है। और इनके गुरु मित्र थे कौन, किसनदा। यशोधर बाबू के गुरु मित्र ये अपना मानते थे किसनदा को, क्योंकि जब ये नौकरी के लिए शहर गए थे तो किसनदा के द्वारा ही इनको वहाँ पे शरण दी गई थी। किसनदा से इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सीखा था, ठीक है। और इनकी शादी की सालगिरह की 25वीं जो सालगिरह थी, उसके अवसर पर ये जो कहानी है सिल्वर वेडिंग वह लिखी गई थी। उस दिन भी ये ऑफिस से घर आते हैं तो नॉर्मली सामान्यतः भीड़ भाड़ को देखना इनको पसंद नहीं था। ये लोग कहते हैं कि क्या कर रखा है ऐसे वैसे, ये सब कुछ, ठीक है। तो यशोधर बाबू इसके प्रमुख पात्र थे। बाकी काफी अच्छी कहानी थी दोस्तों। इनकी एक पत्नी होती है, 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। और इनके गुरु मित्र थे कौन, किशन दा, ठीक है। और इनके किशन दा के बारे में ये जो चीजें हैं ये आपने कभी आप अगर ये कहानी पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मनोहर श्याम जोशी से 1 से 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि क्याप्पा और कसब उपन्यास किसके हैं, ठीक है। क्याप्पा और कसब उपन्यास भी मनोहर श्याम जोशी जी के ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और क्याप्पा उपन्यास के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस उपन्यास के लिए, क्याप्पा उपन्यास के लिए, ठीक है। और क्याप्पा और कसब दोस्तों इनके क्या, कुमाऊनी उपन्यास माने जाते हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों, कि कसब उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन था, वो था दोस्तों डी तिवारी, कौन, देवीदत्त तिवारी, ठीक है। इसी प्रकार से क्याप्पा उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन था, वो था दोस्तों कौन, मेधातिथि जोशी। मेधातिथि जोशी क्याप्पा उपन्यास के प्रमुख पात्र थे, ठीक है। बाकी और भी कुछ पात्र थे, वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने भी दोस्तों कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था, या कुछ पत्रों का संपादन किया था। कौन कौन सी, दिनमान, कौन कौन से दोस्तों, दिनमान और वीक एंड रिव्यू, साप्ताहिक हिंदुस्तान से, यानी कि साप्ताहिक हिंदुस्तान और दिनमान नामक पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। इन्हें दोस्तों भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है। किसे, मनोहर श्याम जोशी को ही भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है। और इनका नाटक था दोस्तों क्या, एक हम लोग, जो कि दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ था कब, 1982 में। इसी कारण इन्हें हिंदी धारावाहिक के भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि किसका नाटक सबसे पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था। तो दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी का नाटक था क्या, हम लोग, जो कि 1982 में दूरदर्शन पर प्रकाशित किया गया था। अब इनके कुछ अन्य रचनाएं भी थी, जैसे कि क्या हाल है चीन के, और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, जो कि एग्जाम में पूछी गई है, हम लोग, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, क्याप्पा और कसब, हे राम, अप्पू राजा, पापा कहते हैं, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं थी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों क्या, अनुवाद करना। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, ट्रांसलेशन, हिंदी टू अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी टू हिंदी अनुवाद, या हिंदी टू संस्कृत अनुवाद, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना। वही दोस्तों हमारा क्या होता है, कि जो हमारी सोर्स भाषा होती है उसमें व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा, यानी कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। ये नॉर्मली आप इसकी परिभाषा को याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुवाद से ही प्रश्न पूछा गया दोस्तों क्या, कि पासपोर्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट को कहते हैं पारपत्र या फिर परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार के पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, और धीरे धीरे हम एक एक सेक्शन करके इनको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अनुवाद की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अनुवाद यानी कि आप ये कह सकते हैं एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही हमारा क्या कहता है, अनुवाद कहलाता है। अनुवाद आप कब कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको दोनों भाषाओं की लिपियों का ज्ञान हो या दोनों भाषाओं के वर्णमालाओं का ज्ञान हो।
अब हमें पता है कि हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पे 52 होते हैं, उच्चारण के सॉरी हाँ लेखन के आधार पे 52 होते हैं, उच्चारण के आधार पे 44 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 26 वर्ण होते हैं, ABCDEFGHIJK, ये 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो आपको वहां पर इन वर्णमालाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसी के संबंध में ये परिभाषा भी है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहता है, अनुवाद कहा जाता है। जैसे कि सपोज दोस्तों आप लोगों को हिंदी आती है, अब आप लोगों को इस हिंदी को आप किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं जहां पर लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो आपको अपनी जो भाषा है, अपनी जो सोर्स भाषा है, उसको चेंज करके लक्ष्य भाषा यानी कि अंग्रेजी में परिवर्तित करना पड़ेगा, ताकि सभी लोगों को जो कि उस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं उनको समझ में आ सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुवाद कहते हैं। अगला आपका दोस्तों आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विअक्षरी शब्द नहीं है, मतलब कौन सा द्विअक्षरी शब्द नहीं है, आगार, आजकल, ग्राहक और गोल। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एकाक्षरी शब्द क्या होते हैं, द्विअक्षरी शब्द क्या होते हैं, यह प्रश्न यूके SSC के द्वारा प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आगार, आजकल, ग्राहक और गोल, इसमें से कौन सा द्विअक्षरी शब्द नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको जरूर बताना है। बाकी दोस्तों देखिए हिंदी में बताने के लिए ना बहुत कुछ है, तो मैं आपको धीरे धीरे हर पार्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसे एडिशनली जानकारियां बताते रहूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।